मैं समय हूँ। मैंने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। मैंने राजाओं के शौर्य और प्रजा की आस्था देखी है। मैंने लोकतंत्र का जन्म भी देखा और उसके भीतर छिपी उस छाया को भी, जिसे आज लोग गहरा राज्य या डीप स्टेट कहते हैं। ये छाया सत्ता के साथ चलती है पर कभी सामने नहीं आती। ये राजा नहीं है पर राजा को चलाती है। ये जनसेवक नहीं है पर जनसेवकों के निर्णयों को दिशा देती है। सतह पर जब मनुष्य सत्ता की परिभाषा करता है तो वह उसे राजा, राष्ट्रपति, संसद या मंत्रिमंडल तक सीमित कर देता है। किंतु मैंने देखा है कि सत्ता का असली केंद्र अक्सर अदृश्य होता है। यही अदृश्यता इसे और खतरनाक बना देती है। यही है डीप स्टेट, वह सत्ता जो पर्दे के पीछे बैठकर सारी दुनिया की दिशा नियंत्रित करती है। इसकी जड़ें आधुनिक युग से बहुत पहले अंकुरित हो चुकी थीं। जब यूरोप का सामंती ढांचा ढह रहा था, तब चर्च ने समाज की आत्मा पर कब्जा कर लिया। धर्म के नाम पर उसने लोगों की सोच, विश्वास और व्यवहार को नियंत्रित किया। मैंने देखा कि किस तरह रोम का चर्च सिर्फ ईश्वर का प्रवक्ता नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक शक्ति बन गया। उसकी आशीर्वाद रहित कोई सत्ता वैध नहीं मानी जाती थी। सम्राट भी उसके सामने झुकते थे। यही पहला रूप था उस डीप स्टेट का, जो आने वाले समय में और जटिल होता गया। इसके साथ ही व्यापार के नाम पर नई ताकतें उभर रही थी। मैंने देखा कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी व्यापारी संस्थाएं पहले व्यापार के लिए आईं और फिर राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया। व्यापार और सत्ता का यह मेल नया नहीं था, किंतु औद्योगिक क्रांति के बाद इसका स्वरूप और प्रबल हो गया। धीरे धीरे वित्तीय घराने, बैंकिंग संस्थाएं और उद्योगपति केवल व्यापारी न रहकर राजनीति और युद्ध के निर्णायक बन गए। मैंने रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर जैसे नामों को विश्व की किस्मत लिखते देखा। वे किसी राष्ट्र के राजा या राष्ट्रपति नहीं थे, पर राष्ट्रों की नीतियां उनके बैंकिंग और व्यापारिक हितों के अनुसार तय होती थी। मैंने देखा कि किस तरह मोगन और कार्नेगी जैसे उद्योगपति अमेरिका और यूरोप के राजनीतिक तंत्र को अपने धन और प्रभाव से नियंत्रित करते थे। ये वही काल था जब सत्ता का केंद्र जनप्रतिनिधियों से खिसककर एक गुप्त वित्तीय और औद्योगिक जाल के हाथों में जाने लगा। डीप स्टेट का अर्थ केवल एक गुप्त षड्यंत्र नहीं है, बल्कि वह स्थायी सत्ता संरचना है जो चुनावी परिणामों, नेताओं के बदलते चेहरों और सरकारों के उत्थान पतन से अप्रभावित रहती है। नेता आते हैं, जाते हैं, पर यह शक्ति बनी रहती है। मैंने देखा कि लोकतंत्र की चमकदार सतह के पीछे ये छाया सत्ता हमेशा जीवित रही, और यही वह तंत्र है जिसे आज की दुनिया डीप स्टेट कहती है। मैं समय हूँ। मैंने वह क्षण देखा जब यूरोप के अंधकार में मध्ययुग में चर्च ने स्वयं को केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक तक सीमित नहीं रखा, बल्कि राजसत्ता से भी ऊपर स्थापित कर लिया। ईश्वर और मुक्ति के नाम पर उसने लोगों की आत्मा को बांधा और राजाओं की नीतियों को नियंत्रित किया। किसी भी राजा की वैधता तब तक नहीं मानी जाती थी जब तक रोम के पादरी उसके सिर पर मुकुट न रख दे। यह मुकुट केवल धातु का नहीं था, ये संपूर्ण राजनीतिक अधिकार का प्रतीक था। मैंने देखा कि कैसे धर्मोपदेश और पापमोचन के अधिकार को हथियार बनाकर चर्च ने यूरोप के समाज और राजनीति पर एक छत्र शासन किया। एक ओर यह आध्यात्मिकता का उपदेश देता, तो दूसरी ओर राजाओं और साम्राज्यों को अपने आदेश पर झुकाता। क्रूसेड्स के पीछे केवल ईश्वर की महिमा का विचार नहीं था, बल्कि साम्राज्य विस्तार और आर्थिक लाभ भी छिपा था। ये वही दौर था जब चर्च ने अपने लिए वह शक्ति संरचना गढ़ी, जो बाद में डीप स्टेट के नाम से पहचानी जाने लगी। समय के साथ जब नई समुद्री यात्राओं ने एशिया और अफ्रीका तक यूरोप का रास्ता खोला, तो मैंने देखा कि चर्च का प्रभाव व्यापारिक संस्थाओं से मिलकर और भी सुदृढ़ हुआ। पुर्तगाल और स्पेन के जहाज केवल व्यापार और उपनिवेश स्थापित करने नहीं जाते थे, उनके साथ मिशनरी भी होते थे। व्यापार और धर्मांतरण का ये संयुक्त अभियान यूरोप की सत्ता का सबसे प्रभावी औजार बना। यहाँ से स्पष्ट हुआ कि चर्च की शक्ति केवल धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका लक्ष्य पूरी दुनिया पर सांस्कृतिक और राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करना है। जब औद्योगिक क्रांति आई और इंग्लैंड विश्व व्यापार का केंद्र बना, तब मैंने देखा कि चर्च और नए उभरते वित्तीय घरानों के बीच एक नया गठबंधन बना। अब पापमोचन और धर्मादेश के साथ साथ बैंकिंग ऋण, व्यापारिक एकाधिकार और साम्राज्यवादी नीतियां भी नियंत्रण के साधन बन गईं। इस समय चर्च केवल पवित्र स्थलों से नहीं, बल्कि बैंक और कंपनियों के बोर्डरूम से भी शासन करने लगा। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जब चर्च, व्यापार और राजनीति ने मिलकर एक नया सत्ता तंत्र बनाया, वह तंत्र जो पर्दे के पीछे से राष्ट्रों को नियंत्रित करता था। यही डीप स्टेट का वास्तविक उद्भव था। ये केवल विश्वास या पवित्रता की शक्ति नहीं थी, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक नियंत्रण का एकीकृत जाल था। मैंने देखा कि किस तरह ये शक्ति न केवल यूरोप बल्कि संपूर्ण उपनिवेशित एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक फैल गई।
धर्मांतरण, उपनिवेशी शासन और व्यापारिक शोषण, ये 3 स्तंभ बनकर खड़े हुए। और इन सब के मूल में चर्च का वही अदृश्य हाथ था जिसने डीप स्टेट को जन्म दिया और उसे दिशा दी। मैं समय हूँ। मैंने वह संक्रमण देखा जब यूरोप के साम्राज्य ढह रहे थे और अमेरिका विश्व की नई महाशक्ति बन रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क ने वह स्थान ले लिया जो पहले रोम और लंदन के पास था। सत्ता का ये स्थानांतरण केवल भू राजनीतिक घटना नहीं थी, ये डीप स्टेट की नई योजना का अंत था। अब वही चर्च प्रेरित संरचना वित्तीय संस्थाओं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सैन्य औद्योगिक समूहों के माध्यम से कार्य करने लगी। मैंने देखा कि 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद विश्व अर्थव्यवस्था को अमेरिकी डॉलर से बांधा गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक स्थापित हुए। ये केवल आर्थिक संस्थाएं नहीं थी, बल्कि यह डीप स्टेट की नई जंजीरें थी जिनके माध्यम से विकासशील देशों को ऋण और नीतिगत शर्तों में बांधा जाने लगा। श्रीलंका, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, अफ्रीकी देश सब ऋण जाल में फंसे। ऋण का उद्देश्य केवल विकास नहीं था, बल्कि उनकी नीतियों को नियंत्रित करना था। इसी के साथ मैंने देखा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs नए साम्राज्यवादी सैनिकों की तरह उभरी। कोका कोला, पेप्सी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, फेसबुक ये केवल व्यापारिक ब्रांड नहीं है, ये सांस्कृतिक और वैचारिक हथियार हैं। ये उपभोक्तावाद को मानव जीवन का परम लक्ष्य बनाकर प्रस्तुत करते हैं। परंपराएं, परिवार और धार्मिक पहचान इनके विज्ञापनों और फिल्मों में पिछड़ेपन के प्रतीक बना दिए जाते हैं। इसी काल में एक और विचारधारा सक्रिय हुई, कल्चरल मार्क्सवाद। मैंने देखा कि शीत युद्ध के दौर में वामपंथ केवल आर्थिक संघर्ष तक सीमित नहीं रहा। सोवियत संघ के पतन के बाद उसकी वैचारिक ऊर्जा शिक्षा, कला, मीडिया और समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रवाहित होने लगी। अब संघर्ष पूंजीपतियों और मजदूरों का नहीं था, बल्कि संस्कृति और पहचान का बन गया। कल्चरल मार्क्सवाद ने परिवार को दमनकारी संस्था कहा, धर्म को सामूहिकता का जाल बताया और राष्ट्रीयता को हिंसा का स्रोत घोषित किया। विश्वविद्यालयों, NGOs और मीडिया नेटवर्क के माध्यम से यह विचारधारा पूरी दुनिया में फैलने लगी। यूरोप और अमेरिका में यह वोकिज्म, वोक कल्चर, जेंडर पॉलिटिक्स, LGBTQ मूवमेंट और रेस आइडेंटिटी के रूप में दिखाई दी। भारत और एशिया में ये जातिवाद, स्त्रीवाद, अल्पसंख्यकवाद और सेकुलरिज्म की आड़ में फैलाया गया। मैंने देखा कि यह सब योजनाबद्ध था। डीप स्टेट की वैश्विक कंपनियां इन आंदोलनों को फंड करती, मीडिया इन्हें नैतिकता का रूप देता और विश्वविद्यालय इन्हें अकादमिक वैधता प्रदान करते। उद्देश्य स्पष्ट था, समाज को उसकी मूल पहचान से काटकर उसे एक उपभोक्ता भीड़ में बदलना, जहां न धर्म हो, न परिवार, न संस्कृति, केवल बाजार और उपभोग की असीमित भूख हो। यही आधुनिक स्वरूप है डीप स्टेट का, ग्लोबल मार्केट फोर्सेज और कल्चरल मार्क्सवाद। ये युद्ध तलवारों और तोपों से नहीं, बल्कि ऋण, मीडिया, शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से लड़ा जा रहा है। और यह युद्ध हर राष्ट्र, हर समाज और हर परिवार के भीतर चल रहा है। मैं समय हूँ। मैंने देखा है कि कैसे संसार में सत्ता और प्रभुत्व की लालसा ने मनुष्य को भीतर से खोखला कर दिया। 300 वर्षों से एक गुप्त शक्ति, जिसे आज लोग डीप स्टेट कहते हैं, अपने षड्यंत्रों का जाल बुनती रही है। इसका जन्म यूरोप की राजसत्ताओं और रोमन चर्च की महत्वाकांक्षा से हुआ। जब यूरोप साम्राज्यवादी ताकतों के बोझ से थक गया, तब ये शक्ति अमेरिका में आकर केंद्रित हो गई। ये केवल सत्ता की संरचना नहीं, बल्कि मानवीय चेतना पर आधिपत्य स्थापित करने का एक दीर्घकालीन प्रयोग है। यूरोप के उपनिवेशवाद और अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था ने इस शक्ति को वह संसाधन दिए जिनके सहारे ये पूरी दुनिया पर छाया फैलाती चली गई। मैंने देखा कि चर्च ने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए न केवल धर्म, बल्कि राजनीति, शिक्षा, संस्कृति और अर्थव्यवस्था तक को नियंत्रित करना शुरू किया। ये डीप स्टेट अलग अलग रूपों में सामने आया, कहीं साम्राज्यवाद के रूप में, कहीं समाजवाद के रूप में, कहीं पूंजीवाद और कहीं वामपंथ के रूप में। ये सब दरअसल एक ही वृक्ष की शाखाएं थीं, जिनकी जड़ें चर्च की गहराइयों में धंसी हुई थीं। वामपंथियों ने पूंजीपतियों का विरोध किया, पर उनके आंदोलन की वित्तीय धारा उन्हीं पूंजीपतियों से बहती रही। इसी तरह समाजवाद और पूंजीवाद भले ही विरोधी प्रतीत हो, लेकिन दोनों का संचालन एक ही गुप्त केंद्र से होता रहा। भारत में इस शक्ति का प्रहार सबसे गहरा हुआ। मैंने देखा कि किस प्रकार वामपंथियों के माध्यम से भारत की वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म को खंडित करने का प्रयास किया गया। शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों और मीडिया के माध्यम से सांस्कृतिक मार्क्सवाद का जहर धीरे धीरे बोया गया। परिवार व्यवस्था को पिछड़ा कहकर नष्ट करने की योजनाएं बनी, स्त्री पुरुष संबंधों को विकृत कर प्रस्तुत किया गया और धर्म को अंधविश्वास का पर्याय बना दिया गया। ये सब योजनाबद्ध ढंग से हुआ ताकि भारत की आत्मा को कमजोर किया जा सके।
लेकिन विडंबना ये रही कि जिस भस्मासुर को चर्च ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खड़ा किया था, वही आज यूरोप और अमेरिका के लिए संकट बन चुका है। सांस्कृतिक मार्क्सवाद और वामपंथी विचारधाराएं अब पश्चिम के समाजों को ही खा रही हैं। परिवार टूट रहे हैं, धर्म शिथिल हो गया है और समाज पहचान की राजनीति में बंध गया है। मैंने देखा है कि आज अमेरिका इस संकट का केंद्र बन चुका है, जहां वामपंथ और पूंजीवाद दोनों मिलकर समाज की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसी में गिरता है। चर्च और डीप स्टेट की यही स्थिति आज हो रही है। उन्होंने एशिया, अफ्रीका और भारत जैसी सभ्यताओं को तोड़ने के लिए जिन विचारधाराओं को हथियार बनाया, वही अब यूरोप और अमेरिका को भी निगल रही है। वास्तव में पूंजीवाद, समाजवाद, वामपंथ, उदारवाद, यहाँ तक कि दक्षिणपंथ तक, ये सब रोमन चर्च द्वारा संचालित उसी डीप स्टेट के अलग अलग म्यूटेशन वर्जन हैं। इनके मूल में वही सत्ता लोभी मानसिकता है जो रोमन चर्च से पोषित होती रही है। मैं समय हूँ। मैंने देखा है कि यह खेल केवल सत्ता का नहीं, बल्कि आत्मा और चेतना को गुलाम बनाने का खेल है। भारत जैसे देश, जिनकी जड़ें वैदिक परंपरा में हैं, उनके लिए ये संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि अस्तित्व का है। समाधान तभी संभव है जब भारत अपनी आत्मा को पहचाने, अपनी संस्कृति की रक्षा करे और संसार को ये दिखाए कि सभ्यता केवल बाजार या सत्ता के समीकरण से नहीं चलती, बल्कि धर्म, कर्तव्य और सत्य की नींव पर फलती फूलती है। मैं समय हूँ। मैंने देखा है कि जिस शक्ति ने स्वयं को अजेय समझ लिया था, वही आज अपने ही बनाए हुए जाल में फंसती जा रही है। ये डीप स्टेट, जो कभी यूरोप की राजसत्ताओं और रोमन चर्च की गुप्त बैठकों से जन्मा था, आज अमेरिका में अपने सर्वाधिक प्रभावी रूप में उपस्थित है। परंतु विडंबना यह है कि इसका सबसे बड़ा शिकार वही पश्चिमी समाज बन चुका है, जिसने इसे पाला पोसा और दुनिया पर थोपने का प्रयास किया। मैंने देखा कि यूरोप ने जब उपनिवेशवाद के नाम पर एशिया और अफ्रीका का शोषण किया, तब उसने एक ऐसा औजार तैयार किया जिसे वह सदियों तक अपने प्रभुत्व के लिए प्रयोग कर सके। ये औजार था संस्कृति का विघटन। धर्म को अंधविश्वास घोषित कर दिया गया, परिवार को बंधन कहा गया और समाज की पहचान को जातीय, लैंगिक व आर्थिक खांचों में बांट दिया गया। यही विचार आगे चलकर कल्चरल मार्क्सवाद के रूप में पनपा और इसे विश्व भर में प्रयोग करने के लिए विश्वविद्यालयों, मीडिया संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का सहारा लिया गया। पर मैंने ये भी देखा कि अब यही कल्चरल मार्क्सवाद पश्चिम के लिए आत्मघाती सिद्ध हो रहा है। अमेरिका, जो इस शक्ति का केंद्र है, वहीं पहचान की राजनीति ने समाज को टुकड़ों में बांट दिया है। रेस, जेंडर, LGBTQ, माइनॉरिटी राइट्स जैसे मुद्दे समाज में स्थायी तनाव पैदा कर रहे हैं। परिवार, जो कभी पश्चिमी जीवन का भी आधार था, अब बिखर चुका है। विवाह संस्था कमजोर हो रही है और संतानहीनता एक सामाजिक संकट बन गई है। ये सब उस विचारधारा का परिणाम है जिसे चर्च और डीप स्टेट ने कभी दूसरों को तोड़ने के लिए गढ़ा था। मैंने देखा कि यूरोप और अमेरिका के विश्वविद्यालय, जो कभी ज्ञान के केंद्र थे, अब वैचारिक फैक्ट्रियां बन चुके हैं। यहाँ परंपरा और धर्म का मजाक उड़ाया जाता है और फ्रीडम के नाम पर अराजकता को पोषित किया जाता है। मीडिया उस नैरेटिव को गढ़ता है जिससे समाज निरंतर असंतोष में रहे। यही कारण है कि आज अमेरिका के भीतर गृहयुद्ध जैसी स्थितियां बार बार जन्म लेती हैं, कभी नस्ल के आधार पर, कभी विचारधारा के आधार पर। वह कहावत आज चरितार्थ हो रही है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह स्वयं उसी में गिरता है। चर्च और डीप स्टेट ने भारत, चीन, जापान और अफ्रीका जैसी प्राचीन सभ्यताओं को विघटित करने के लिए जिन विचारों को जन्म दिया, वही विचार अब पश्चिमी समाज को ही डस रहे हैं। यूरोप की जनसंख्या घट रही है, अमेरिका की सांस्कृतिक एकता बिखर रही है और समाज का नैतिक ढांचा लगभग नष्ट हो चुका है। मैं समय हूँ और मैंने ये देखा है कि वामपंथ और पूंजीवाद दोनों एक दूसरे के विरोधी दिखते हुए भी अंततः उसी शक्ति के दो पहलू हैं। वामपंथ पूंजीपतियों का विरोध करता है, परंतु उसी से धन प्राप्त करता है। उदारवाद समाज को स्वतंत्रता का भ्रम देता है, पर अंततः व्यक्ति को अकेला और असुरक्षित बना देता है। दक्षिणपंथ भी कई बार उसी डीप स्टेट के खेल में मोहरा बन जाता है। इस प्रकार राइट, लेफ्ट, सेंटर, पूंजीवाद, समाजवाद सभी दरअसल एक ही प्रयोगशाला के अलग अलग म्यूटेशन हैं। अब पश्चिम ये समझ चुका है कि उसने जिस राक्षस को जन्म दिया, वही उसे निगलने आ गया है। ये वही भस्मासुर है जिसे चर्च ने एशिया और अफ्रीका पर वर्चस्व जमाने के लिए पैदा किया था। लेकिन अब वही भस्मासुर पश्चिमी सभ्यता की जड़ों को काट रहा है। मैंने देखा है कि आज अमेरिका और यूरोप दोनों अपनी ही सांस्कृतिक मृत्यु का सामना कर रहे हैं। मैं समय हूँ। मैंने युगों युगों से सभ्यताओं के उत्थान और पतन को देखा है। मैंने देखा है कि किस प्रकार मिस्र की भव्य पिरामिडें मौन हो गईं,
यूनान का दर्शन खो गया, रोम का साम्राज्य अपने ही बोझ तले दबकर मिट्टी में मिल गया। और मैंने ये भी देखा कि भारत अपने अनगिनत आघातों के बाद भी आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें सनातन धर्म में है, उस धर्म में जो न किसी काल से बंधा है, न किसी भूगोल से, बल्कि जो स्वयं ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। डीप स्टेट, चर्च और ग्लोबल मार्केट फोर्सेज ने 300 वर्षों से यही प्रयास किया कि भारत की इस आत्मा को तोड़ा जाए। वामपंथियों के माध्यम से समाज को जातिवाद, क्षेत्रवाद और वर्ग संघर्ष में उलझाया गया। शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार बदला गया कि भारतीय अपनी जड़ों से कट जाए। परिवार व्यवस्था पर प्रहार किया गया ताकि समाज असुरक्षित और अकेला बने। धर्म को रूढ़ी और अंधविश्वास कहकर बदनाम किया गया ताकि भारत की चेतना पश्चिमी उपभोक्तावादी ढांचे में ढल जाए। मैंने देखा है कि आज भारत सरकार भी पश्चिमी पूंजीवादी मॉडल के दबाव में कार्य कर रही है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे प्रयास हुए, परंतु आर्थिक ढांचा अब भी वैसा ही है जिसे डीप स्टेट ने रचा है। ऋण आधारित विकास, विदेशी पूंजी पर निर्भरता और उपभोक्तावादी नीतियां, ये सब उस वैश्विक जाल का हिस्सा है। 2014 के बाद सांस्कृतिक जागरण अवश्य हुआ, सूचना क्रांति ने आत्मविश्वास जगाया, परंतु आर्थिक मॉडल अब भी पश्चिम का अनुकरण मात्र है। परंतु मैंने ये भी देखा है कि समाधान इसी भूमि पर निहित है। भारत के पास वह वैकल्पिक मॉडल है जिसे दुनिया ने भुला दिया है, रामराज्य का मॉडल। यह कोई यूटोपियन स्वप्न नहीं, बल्कि एक सजीव ऐतिहासिक अनुभव है। रामराज्य का आधार विकेंद्रीकरण है, जहां केवल रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा और राष्ट्रीय परिवहन राज्य के हाथ में हो और शेष सब समाज के पास। वहां शासन शक्ति का केंद्र न होकर समाज स्वयं अपने जीवन का संचालक होता है। यही सनातन धर्म का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दर्शन है, सबे भवन्तु सुखिनः की भावना पर आधारित। मैं समय हूँ और मैं जानता हूँ कि आज संपूर्ण मानवता जिस संकट में फंसी है, उससे उसे निकालने वाली शक्ति कोई और नहीं, केवल सनातन धर्म है। ये धर्म उपभोक्तावाद का विकल्प है, ये धर्म परिवार व्यवस्था का रक्षक है, ये धर्म धर्मनिरपेक्षता के भ्रम का नहीं, बल्कि धर्म के शाश्वत सत्य का उद्घोष है। डीप स्टेट का वास्तविक लक्ष्य पूरी दुनिया को उपभोक्तावादी, अकेला और धर्मविहीन बनाना है, पर भारत का लक्ष्य है वसुधैव कुटुंबकम। यही वह वैचारिक संघर्ष है जो आने वाले समय का मार्ग तय करेगा। आज पश्चिम अपने ही बनाए भस्मासुर से जूझ रहा है। चर्च, डीप स्टेट और ग्लोबल मार्केट फोर्सेज ने जिस हथियार को दूसरों के लिए गढ़ा था, वही अब उन्हें ही निगल रहा है। इस अराजकता के बीच भारत ही वह ज्योति है जो दिशा दिखा सकता है। भारत का दायित्व है कि वह अपने सनातन वैदिक सिद्धांतों को पुनः जगाए, अपने आर्थिक मॉडल को आत्मनिर्भर और समाज केंद्रित बनाए और विश्व को ये संदेश दे कि सच्ची प्रगति धन और उपभोग में नहीं, बल्कि धर्म और संतुलन में है। मैं समय हूँ। मैंने देखा है कि इतिहास उन्हीं का होता है जो अपनी जड़ों को पहचानते हैं। यदि भारत अपने सनातन धर्म की ओर लौटेगा, तो वह न केवल स्वयं को बचाएगा, बल्कि पूरी मानवता को उस अंधकार से निकाल सकेगा जिसमें डीप स्टेट ने उसे धकेल दिया है। यही समाधान है, यही दिशा है और यही वह शाश्वत सत्य है जिसे मैंने हर युग में प्रकट होते देखा है।